हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज में पिछली बार हमने पेलियोमैग्नेटिज्म तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अर्थ के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाइड होते हैं और उससे अर्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ एंडोजेनेटिक फोर्सेस और कुछ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं? जो अर्थ के अंदर से बाहर की तरफ लगते हैं। जैसे कि ये हमारी अगर अर्थ है तो इसमें कोर है, आउटर कोर है और फिर मेंटल है और क्रस्ट है। तो यहाँ से जो बाहर की तरफ फोर्सेस लगते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? जिससे अर्थ की सतह पे यानी कि सरफेस पे जो चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस अर्थ के ऊपर लगते हैं जैसे कि वेदरिंग और इरोजन, जैसे कि यहाँ से ऊपर से हवा और बारिश की वजह से जो फोर्सेस से जो चेंजेस आता है हमारी अर्थ के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायस्ट्रॉपिक और एक होता है कैटास्ट्रॉपिक। ये दो प्रकार के एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं। तो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस डायस्ट्रॉपिक होते हैं ये बहुत स्लो फोर्सेस होते हैं, इससे बहुत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंजेस आते हैं अर्थ के अंदर। तो इसमें इसमें भी दो प्रकार के चेंजेस होते हैं डायस्ट्रॉपिक में। पहला होता है एपिरोजेनिक और दूसरा होता है ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक में ये होता है कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स होते हैं। ये इसमें क्या होता है, अगर ये हमारा अर्थ है तो ये जो अर्थ का लैंड वाला हिस्सा है इस पे पानी की मात्रा बढ़ना और कम होना और इसका जो कॉन्टिनेंट है उसका सबमर्ज होना और बाहर निकल के आना यानी इमर्ज होना, बाहर पानी से बाहर इमर्ज होना। तो उसको क्या बोलते हैं? डायस्ट्रॉपिक फोर्स में एपिरोजेनिक, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, है ना। और दूसरा होता है ओरोजेनेटिक यानी कि माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस में दो होते हैं, एक होता है फोल्डिंग और एक होता है फोल्डिंग। तो फोल्डिंग में क्या होता है कि जब दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं, जब दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं तो जो बीच के जो सेडिमेंट्स है ना, ये फोल्ड होके ऐसे ऊपर उठते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन। और फोल्डिंग क्या होता है? जब ये कंप्रेशनल नहीं टेंशनल फोर्स बनता है। ये तो है कंप्रेशनल फोर्स, इसमें कंप्रेस हुए हैं दो कॉन्टिनेंट आपस में। और एक होता है टेंशनल फोर्स कि जब ये एक कॉन्टिनेंट है, ये इसके अंदर नीचे से जब कन्वेक्शनल करंट फोर्स लगता है तो ये कॉन्टिनेंट अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इनमें ये टूट जाते हैं और जब ये टूट जाते हैं तो ये इसमें फॉल्ट पैदा हो जाता है यानी कि बीच में दरार आ जाती है और अलग अलग हो जाते हैं। और जब ये दरार आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट। तो एक होता है फोल्डिंग और एक होता है फॉल्टिंग। और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं जो बाहर से लगते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर, उसमें क्या लगते हैं? एक होता है वेदरिंग और एक होता है इरोजन। तो वेदरिंग क्या होता है? जो वेदरिंग फोर्स होते हैं और जो इरोजनल फोर्सेस होती है। वेदरिंग के अंदर जो जो मटेरियल है, जो हमारा जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो इन सुतु होते हैं यानी कि वो चेंजेस वहीं के वहीं रहते हैं और ज़्यादा उसमें डिपोजिशनल फीचर्स नहीं होते हैं। पर जो इरोजन होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक जगह से कोई चीज़ चली, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये पत्थर था और यहाँ से नदी आई और इसने इसको यहाँ से इरोड करके और आगे ले गई और यहाँ पर इसको डिपॉजिट कर दिया। तो ये क्या होता है? इरोजन और डिपोजिशन का काम होता है। और वेदरिंग में क्या होता है कि मास वेस्टिंग होती है यानी कि यह पहाड़ था और इसकी वेदरिंग हुई, बारिश गिरी इसके ऊपर क्या बोलते हैं, हवा का प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे घटते घटते ये पहाड़ क्या बन गया? इंसेलबर्ग बन गया या फिर आइसलबर्ग बन गया और फिर इसका जो जितना भी मटेरियल था वो आसपास बिखर गया। इसको क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। और एक होता है कैटास्ट्रॉफिक फोर्स जो होता है अर्थक्वेक और वोल्केनो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अर्थक्वेक और वोल्केनोस से, फिर हम धीरे धीरे वेदरिंग, इरोजन और फोल्डिंग भी हम पढ़ेंगे। और सबमर्जेंस और इमरजेंस हम समझ ही चुके हैं थ्योरीज से, अल्फ्रेड वेगनर और हैरी हेस, इनकी थ्योरीज से हम समझ चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ के अंदर स्टडी करने के लिए हमको कुछ सोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो इसमें कुछ दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं।
एक होते हैं डायरेक्ट सोर्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेस। तो देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज में आती हैं डीप माइंस। डीप माइंस जो होती है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारी ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो हम इसके अंदर गड्ढा खोदते हैं। तो इसकी एक लिमिट है कि हम 3 किलोमीटर से ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं खोद सकते, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने के कारण क्या होता है कि ह्यूमंस की कैपेसिटी नहीं है उसके नीचे जाने की, है। तो वहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए 3 किलोमीटर हमारी एक कैपेसिटी है कि हम उससे ज़्यादा गहरी माइंस नहीं खोद सकते। फिर दूसरा आता है कि हम चलो ज़मीन पर ज़्यादा गहरे गड्ढे नहीं खोद सकते, पर समुद्र में तो गहराई में जा सकते हैं ना। तो समुद्र की जो गहराई होती है उसमें ट्रेंचेस के अंदर हम मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी मशीनरीज जो होती हैं वो टेम्परेचर, वो प्रेशर के कारण, जो पानी का प्रेशर होता है उसके कारण क्या होती है, वो वर्किंग करना बंद कर देती है या फिर ख़राब हो जाती है। तो फिर हमारा क्या होता है कि पानी के अंदर भी एक लिमिट होती है कि हम 12 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। तो अगर हम नीचे नहीं जा सकते तो हम क्या करते हैं कि ठीक है भैया, नीचे से जो ऊपर आ रहा है हम उसकी स्टडी कर लेंगे। तो हम वोल्केनोज की स्टडी करते हैं कि अर्थ के अंदर जो है हमें उसकी स्टडी करना है, तो हम वोल्केनोज की स्टडी कर देंगे। तो अगर ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा अगर क्रस्ट है अर्थ का, तो इसके नीचे ये मेंटल है और ये क्रस्ट है ना। तो यहाँ से जो लावा मैग्मा आ रहा है ऊपर, इसकी हम स्टडी करते हैं। पर इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये आता है एस्थेनोस्फीयर में से, एस्थेनोस्फीयर में से आता है। और ये जो एस्थेनोस्फीयर की जो डेप्थ होती है वो सिर्फ है 200 किलोमीटर। इसके नीचे की अगर हमको स्टडी करना है तो हम वोल्केनोस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो फिर हम कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज की तरफ जाते हैं। वो क्या होते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज? इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या होते हैं कि जिस तरह हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, ये हमारी कॉम्पैक्ट अर्थ है जिसको मतलब एक जियोइड की तरह देखा जाए, पत्थर की तरह देखा जाए, तो इस तरह से है। और एक जो एस्ट्रॉयड होता है, मीटियोर होता है, वो भी ऐसा ही कॉम्पैक्ट एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जब वो धरती के अंदर आता है ना, तो इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल अर्थ जैसा होता है, क्योंकि अर्थ भी पहले बिल्कुल हॉट, एकदम गर्म पत्थर जैसी थी, और फिर वो पिघल के, और पिघलने के बाद जो है वो ठंडी होने के बाद उसका क्या हुआ, हमारी अर्थ आज के जैसे स्ट्रक्चर में आ गई। तो उससे क्या होता है कि इसके जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल अर्थ के साथ सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है और हमारी अर्थ भी एक टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है। तो हम इसके थ्रू कोशिश करते हैं कि हम हमारी अर्थ को समझ लें, पर इससे काम नहीं चलता है, क्योंकि ये इसमें हम आउटर लेयर का तो पता नहीं लगा पाते। बस हम इसमें ये समझ पाते हैं कि अर्थ में क्या होता है कि जो सबसे डेंसर ऑब्जेक्ट है, यानी कि आयरन है और निकल है, वो सबसे अंदर हमको मिल जाएगा, और जो सबसे लाइटर ऑब्जेक्ट है वो हमको बाहर मिल जाएगा, क्योंकि इसका भी अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल इस तरह से होता है। तो हमारे पास अब से लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, सेस्मिक वेव्स। अब सेस्मिक वेव्स क्या होती है ये हम समझेंगे, और इसके साथ हम देखेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है ना। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? सेस्मिक वेव मेनली 3 टाइप की होती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और टर्शियरी सरफेस वेव। तो प्राइमरी वेव्स जो होती है सबसे फास्टर होती है, और ये अपनी डायरेक्शन के पैरेलल में प्रोपोगेट करती है। ये कंप्रेशनल वेव्स होती है। ये जिस तरह से इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में आने वाले सभी पार्टिकल्स को ये कंप्रेस करेगी और आगे बढ़ती चलेगी, है ना। और सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मोशन करती है, यानी कि जैसे कि अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसकी वेव की डायरेक्शन इस तरह से होगी, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। इसका जो वेव का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव रहेगा, ठीक है, पार्टिकल्स का डायरेक्शन। और जो थर्ड वेव होती है वो सबसे घातक होती है, वो होती है सरफेस वेव, जो कि जिस जगह पर वोल्केनो आया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फील की जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको
मोशन ऑफ जो जितना भी डैमेज है और जितना भी प्लेट का मूवमेंट है वो तुरंत महसूस होता है। जो प्राइमरी वेव्स है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से पास हो सकती है प्राइमरी वेव्स, पर सेकेंडरी वेव जो होती है वो लिक्विड से पास नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारे आउटर कोर के अंदर नहीं जा पाती है, सिर्फ मेंटल के अंदर मूव करती है और हमको यहाँ पर इस एरिया के अंदर इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। पर प्राइमरी वेव क्योंकि लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है, इसलिए वो लिक्विड से सॉलिड में होते हुए वापस लिक्विड में आकर और वापस सॉलिड में आकर हमको आउट ऑफ द ग्लोब, अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब भी ये हम इसको रीड कर सकते हैं। इसमें जो सबसे फास्टेस्ट होती है वो होती है प्राइमरी वेव्स और उससे स्लो जो होती है वो होती है सेकेंडरी वेव्स। ये इनकी डायरेक्शन है मोशन का, कि जो इस डायरेक्शन में अगर वेव मूव कर रही है तो मोशन का पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में रहेगा कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्स में, और अगर एस वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो पार्टिकल है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। और जो सरफेस वेव होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल भी करते हैं और एल्टीट्यूडनल भी मोशन करते हैं। और ये हमको बताती है कि हमारा अर्थ के अंदर कितनी तरह की लेयर्स हैं और उनके अंदर कैसे कैसे कंपोजिशंस हैं। जैसे कि ये बताती है कि हमारा जो सबसे अंदर वाला जो भाग है अर्थ का, जो अर्थ के सबसे अंदर वाला भाग है वो सॉलिड है और इसके अंदर आयरन और निकेल का कंपोजिशन है। और जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का उसके बारे में जानकारी देती है कि ये 6371 किलोमीटर का है। फिर उसके पहले आती है लेमन डिसकंटिन्यूटी, जो हमको बताती है कि इसके पहले जो कंपोजिशन है अर्थ का वो चेंज हो चुका है और इसके अंदर हमको सॉलिड नहीं लिक्विड मिलता है ना, लिक्विड फॉर्म में इनर कोर मिलता है। तो इसका कंपोजिशन भी मेनली आयरन और निकल ही होता है ना। और फिर इसके पहले जो बनता है ये इसको कोर मेंटल बाउंड्री बोलते हैं। जो कोर मेंटल बाउंड्री है, जो मेंटल के अंदर हमको क्या मिलता है, एस्थेनोस्फीयर और मेंटल के अंदर लोअर मेंटल और अपर मेंटल। तो एस्थेनोस्फीयर और मेंटल में हमको मेनली क्या मिलता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलता है। और ये सबसे बड़ी बाउंड्री है, सबसे बड़ी लेयर है हमारे अर्थ की इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ। और फिर उसके बाद जो आती है सबसे ऊपर वो है लिथोस्फीयर, है ना। लिथोस्फीयर में क्या होता है, हमारा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। और जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट में और लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बनती है उसको क्या बोलते हैं, मोनो डिसकंटिन्यूटी। तो इससे हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनती है, जिससे ये बताती है कि अर्थ के अंदर जो एक साइंटिफिक थ्योरी है जो ये बताती है कि जो अर्थ है उसके ऊपर के जितना भी कॉन्टिनेंट और ओशनिक क्रस्ट है वो किस तरह मूव करती है ना। जो लिथोस्फीयर है वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ है और वो यहाँ से वहाँ मूव करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। और आपस में टकराता है और अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स बनाता है। ये इस तरह से कुछ प्लेट्स होती हैं जो आपस में टकराती हैं। तो कुछ माइनर और मेजर प्लेट्स के बारे में हम देख लेते हैं कि जो मेजर प्लेट्स हैं वो कौन सी है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये सब मेजर प्लेट के अंदर आती है। और जो एक माइनर प्लेट है वो कौन कौन सी है ना, कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट, ये सब माइनर प्लेट्स के अंदर आती है ना। स्कोटिया प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस तरह से बताती है कि हमारी जो अर्थ है वो किस तरह से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस करती है, जिससे ज्योग्राफिकल फीचर्स का इमर्जेंस होता है। तो सबसे पहले आता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, फिर उसके बाद आती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और फिर उसके सबसे लास्ट में आती है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। तो ये क्या होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है उसमें क्या होता है कि अगर ये हमारी क्रस्ट है और नीचे से क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल करंट आ रहा है और दोनों कन्वेक्शनल करंट अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो ये क्रस्ट यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और दोनों
प्लेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगी, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो ये अक्सर यहाँ से क्या होता है, फिर जो मोल्टन मटेरियल है वो बाहर आने लगता है फिशर इरप्शन के द्वारा। फिशर इरप्शन में है ना, एकदम से विस्फोट नहीं होगा, धीरे 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 चीज़ें बाहर निकलेंगी और यहाँ पर क्या होगा, मैग्मा जमा हो जाएगा और ऐसे ही ये आगे बढ़ती जाएगी प्लेट। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, ये यहाँ से एस्ट्रोनोस्फीयर में से मैग्मा बाहर आ रहा है और यहाँ पर रिज डेवलप हो रही है, माउंटेन्स डेवलप हो रहे हैं और प्लेट मूव होती जा रही है पीछे की तरफ। फिर होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि दोनों प्लेट्स, ये जो मेंटल है, ये एस्ट्रोनोस्फीयर है, इसमें जो कन्वेक्शनल करंट है वो सिमिलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। तो प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, तो दो आपस में टकराती है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे, जो हेवी प्लेट होती है वो लाइटर प्लेट के नीचे चली जाती है और उससे क्या होता है कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है ना, माउंटेन्स, आइसलैंड आर्क्स, फेस्टून्स, इन सब का फॉर्मेशन होता है। और जो तीसरी सबसे लास्ट प्लेट है वो है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, कि अगर जो कन्वेक्शनल करंट है वो पैरेलल मूव कर रहे हैं ना, अपोजिट या सिमिलर डायरेक्शन में, तो क्या होता है कि दोनों प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है, या फिर सिमिलर डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से जब मूव करना स्टार्ट करती है तो उससे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज बनती है। तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट्स डेवलप होते हैं, फॉल्ट बनते हैं कॉन्टिनेंट के अंदर और अर्थक्वेक्स होते हैं। तो इस अर्थ के ऊपर कौन कौन सी मेनली कितनी तरह के फीचर्स प्लेट टेक्टोनिक से बनते हैं, जैसे कि हिमालय जो हमारे बने हैं वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से बने हैं, है ना, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से। कि इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यहाँ पर हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ, हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। फिर जो फिलीपींस हैं, है ना, फिलीपींस के जो आइलैंड है वो कैसे बने, कि फिलीपींस प्लेट जो इंडो बर्मा प्लेट है उससे टकराई और यहाँ पर आइसलैंड आर्क का फॉर्मेशन हुआ। आइसलैंड कैसे बना, जो यहाँ पर ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये जो अटलांटिक ओशन है ना, ये अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ सर जो फिशर इरप्शन होकर और वोल्केनो और मैग्मा बाहर आया है, वो इकट्ठा होकर क्या बनाया उसने, आइसलैंड को बनाया उसने। हवाई क्या है, हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट वो ऐसी जगह होती है जैसे कि ये ओशियन है, ओशियन के अंदर ये जो लिथोस्फीयर है हमारा, ये बहुत वीक है, बहुत ही पतला है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैग्मा इसको आसानी से बाहर चीरता हुआ निकल जाता है और यहाँ पर क्या होता है, फिर धीरे धीरे माउंटेन्स बनने लगते हैं मैग्मा के कारण और फिर वो बनते बनते ओशन से बाहर आ जाते हैं। और फिर जो आइसलैंड या फिर आइलैंड बनता है तो उसके ऊपर क्या, वो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर हॉट स्पॉट कहने लगते हैं। फिर इस तरह के रीजन को जहाँ पर क्या होता है, बिना किसी डाइवर्जन या कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के सिर्फ वोल्केनो बाहर आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। और भी हम सेंट एंड्रेस फोल्ड को देख सकते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का एक एग्जाम्पल है। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में जो नाज़का प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो पैरेलल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली मूव कर रही है। तो इससे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म सेंट एंड्रेस फोल्ड बनता है। और एंडीज जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल है यहाँ पर। और ये नाज़का प्लेट यहाँ पे कोकोस प्लेट है और पैसिफिक ओशन की प्लेट है। मिड अटलांटिक रिज तो हमने बता ही दिया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वजह से मिड अटलांटिक रिज बनी है। और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये क्या है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर रिफ्ट वैली बन गई, यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो गया। अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में 3 टाइप की प्लेट्स होती है। एक होती है जिसमें ओशियन और कॉन्टिनेंट का कोलिजन हो रहा है ना। एक दूसरी होती है जिसमें ओशियन और ओशियन का कोलिजन हो रहा है। और तीसरी होती है जिसमें कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का कोलिजन हो रहा है। तो सबसे पहले ओशियन और कॉन्टिनेंट का कोलिजन देखते हैं। इसमें क्या होता है, ओशियन जो रहता है वो कॉन्टिनेंट, ओशियन कोई एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में उनका कोलिजन होता है।
अब जब वो कोलिजन होता है तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट रहती है वो थोड़ी लाइटर रहती है और जो ओशनिक प्लेट रहती है वो हेवियर रहती है। तो वो ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है और उससे क्या होता है, यहाँ पर कुछ आइसलैंड आर्क बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस ये बड़ा सा पत्थर है और कॉन्टिनेंट यहाँ पर ख़त्म हो गया। कॉन्टिनेंट क्या होता है, एक इस तरह से बनता 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 ऐसे ख़त्म होता है और यहाँ पर ओशियन बनता बनता ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर भी वाटर तो होता ही है। तो इससे क्या होता है, ये जब इसके नीचे जाता है तो यहाँ पर जब माउंटेन्स बनते हैं तो ये ओशियन यहाँ पर भी है अभी भी। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर आइसलैंड आर्क बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जापानीज आइलैंड है ना, जापान के आइलैंड, फिलीपींस के आइलैंड है ना। फिर क्या होता है, ओशियन ओशियन कोलिजन में क्या होता है कि एक ओशियनिक प्लेट दूसरी ओशियनिक प्लेट से जब टकराती है तो कुछ एक तो ट्रेंचेस बनती है ना, ट्रेंचेस बनती है और क्या होता है कि कुछ आइलैंड्स और वोल्केनोज बनते हैं। और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन में क्या होता है कि हाई प्लेट्यूज बनते हैं और क्या होता है, माउंटेन रेंजेस बनती है। अलग अलग जितने कोलिजन होते हैं उतनी अलग अलग माउंटेन रेंजेस बनती है। जैसे कि हिमालय के 3 रेंजेस हैं, शिवालिक, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। तो ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन का एक एग्जांपल है, हिमालयन प्लेट्स। अब इस वर्ल्ड के अंदर हमारे जो पैसिफिक ओशन में कितनी जगह पर वोल्केनोज के अलावा कोलिजन होता है और अर्थक्वेक आते हैं, ज़्यादातर वो आते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर आते हैं और उसकी प्लेट बाउंड्रीज के आसपास आते हैं। ये जो प्लेट बाउंड्री है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पर पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है वो आसपास की सारी प्लेट से कोलिजन करके और वोल्केनो और अर्थक्वेक को डेवलप करती है। यहाँ पर ये हिमालयन जो कोलिजन है, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो कोलिजन है रहा है उससे हिमालय रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ है, ये उसका एग्जांपल है। तो इससे तिब्बतियन हाईलैंड प्लेट्यू बना है और हिमालय के जो तीन अलग अलग रेंजेस हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात करते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो होती है वो 3 चीज़ों को बनाती है। सबसे पहले तो रिफ्ट वैली। अगर कोई कॉन्टिनेंट अगर टूट के और 2 अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ना, और कुछ नए, जैसे कि अगर एक ये कॉन्टिनेंट है ना, ये यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है ना, ये कॉन्टिनेंट है जो इस तरह से ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ओशन है। तो ये ओशन धीरे धीरे यहाँ पर अंदर आने लगेगा। तो ये एक नए ओशनिक बेसिन को भी तैयार कर देता है कभी कभी, है ना, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से क्या होता है, मिड ओशनिक रिज बनती है, जैसे कि मिड अटलांटिक ओशन रिज। तो इस वर्ल्ड के अंदर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की क्या एग्जांपल है, मिड अटलांटिक ओशनिक रिज। इसमें क्या है कि अटलांटिक ओशन की जो अलग अलग प्लेट्स हैं दो, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये जो बाहर यहाँ से मैग्मा निकल रहा है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और इससे क्या होता है, ये स्प्रेड कर रहा है। ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ये इधर यूरोप और अफ्रीका से दूर खिसकता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसको क्या बोलते हैं, मिड अटलांटिक रीज बोलते हैं, है ना। ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एक एग्जाम्पल है। और ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर ये रेड सी का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ड्रिफ्टिंग के कारण, और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अफ्रीका की वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रही हैं। अब कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। इसमें क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में मूव तो करती है प्लेट्स, पर एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है। तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करती और ना ही कुछ नई चीज़ बनाती है, बस यहाँ बीच में फॉल्ट्स डेवलप हो जाते हैं और ये प्लेट इधर और इधर मूव करती जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, क्योंकि इसमें किसी चीज़ का फॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। ये सेंट एंड्रियास फॉल्ट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये सेंट एंड्रियास फॉल्ट ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का एक एग्जांपल है। तो हमने क्या देखा, अर्थक्वेक और वोल्केनोस,
हमने इसमें देखे। अब हम वोल्केनोज के कुछ टाइप्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।